अजलान ने लाते ही उसे बेड पर लिटाया था, जिसकी सांसों की रवानी निहायत सुस्त थी। उसके मुंह के पास इनहेलर लगाया और उसकी कमर सहलाई। दोनों के वजूद जम चुके थे। उसने जाकर शावर ऑन किया और पानी गर्म होते ही वो वापस फरिश्ते के पास आया। उसे उठाकर वापस वॉशरूम के फर्श पर खड़ा किया, जो उसके सहारे खड़ी थी। गर्म पानी गिरते ही वो कांप उठी थी, लेकिन अजलान उसे साथ लगाए रखे था। उस वक्त उसमें भी हिम्मत न थी किसी भी चीज़ की। फरिश्ते ने होश में आते ही उसे देखा और फिर आंखें मूंद कर सर उसके सीने पर रखा तो वो उसे सांस देता, शावर बंद करता, उसके कपड़े चेंज करवाते, उसे लिटाकर 3 कंफर्टर ओढ़ चुका था उसके ऊपर, हाथों में दस्ताने और पैरों में जुराबें पहनाकर। अब वो मुतमईन हुआ और खुद चेंज करने के बाद वहीं आकर ढह गया। उसका वजूद टूट रहा था दर्द से, लेकिन उसकी तमाम हिस्सियात साथ मौजूद वजूद पर थी। उसे खींचकर उसने साथ लगाया। वो जानता था होश में आने के बाद वो वजूद उससे दूर हो जाएगा और फिर से उससे नफरत का इजहार करेगा, जो उससे बर्दाश्त नहीं होना था। वो उसके बालों को दीवारावार चूमने लगा, अपनी बेखबरी में जो उसके साथ उसने किया था। उसके बाद उसे खोने के डर ने उसके हवास तलब कर दिए थे। आई एम सॉरी हनी। वो उसके दस्तानों वाले हाथ को अपने हाथों में लेकर रब कर रहा था, उसके पाँव पर अपने पाँव रखे। वो जैसे उसे उसकी गैर मौजूदगी में भी खुद से दूर रवा करने का वो जैसे उसकी बेखबरी में भी उसे खुद से दूर करने का रवादार न था। इज़ी आज़म ने दरवाज़ा खटखटाया तो अजलान बमुश्किल उठा और दरवाजे तक गया। अब ठीक हो, कुछ चाहिए? नहीं, अजलान ने थके से लहजे में कहा। एक ही कमरे में रहोगे? उसने पीछे फरिश्ते के वजूद को कंफर्टर में देख कर कहा। बीवी को उसके शोहर के साथ ही रहना चाहिए भाई, और इस वक्त मेरे अलावा फरिश्ते अजलान को कोई नहीं संभाल सकता। वो कहता दरवाज़ा बंद कर गया। आज़म अजहर वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा उसने कुछ गलत सुना है। अपने कमरे में आते वो सोफे पर ढह गया। फ़ोन मुसलसल बज रहा था, लेकिन उसे होश कहाँ था। बीवी? फरिश्ते बीवी थी उसके भाई की, और वो तो शादी की प्लानिंग उसे क्यों नहीं बताया गया था। उसने दिल पर हाथ रखा जहाँ दर्द वाज़े महसूस हो रहा था, लेकिन वो अज़लान की चीज़ों को तोड़ते फेंकते अपना गुस्सा नहीं उतारता था। यही वजह थी कि दर्द उसमें जड़ें मजबूत कर रहा था। उसने नंबर देखे बगैर कॉल उठा ली और कान से लगाते सोफे की पुष्ट पर सर टिका लिया। क्या तुम किसी मुसीबत में हो? ज़ारा ने कहा तो वो तड़प उठा। तुम कैसे जान लेती हो? ये वही लड़की थी जो उसको न जाने कब से तंग कर रही थी, उससे इजहार मोहब्बत करती थी, उसके डांटने पर, तल्ख बातें करने पर भी पीछे नहीं हटती थी। मुझे आप महसूस हो जाते हैं, उसने आहिस्तगी से कहा तो वो आंखें मूंद गया। काश काश मैं भी उसको महसूस होता। वो आपका मुकद्दर नहीं है, उसे किसी और के लिए लिखा गया है। मुखालिफ ने कहा। तो तुम्हारा मुकद्दर भी मैं नहीं हूँ? मुझे मत सोचा करो और ना महसूस किया करो। वो धाड़ा तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। ज़ारा आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगी आज़म, बस एक बार बुलाइएगा। दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, ज़ारा नहीं। वो नम लहजे में बोली और कॉल काट गई तो वो वहीं पड़ा रहा। मुझे कभी भी छोड़ना नहीं। वो पूरी रात यही विर्द करता रहा। उससे जो सो गई थी, वो उसके जागने से पहले उठा और बाहर निकल गया। पहले उसने फैसला किया था यहाँ आने का, सब छोड़ने का। अब की बार फैसले का हक फरिश्ते अजलान का था और उसका सांस सूखा था। वो जानता था वो बहुत जालिम है, और जो उसने किया उसके बाद फरिश्ते उसे इतनी आसानी से मुआफ़ तो नहीं करेगी। वो बिला मकसद ही गाड़ी घुमा रहा था, शायद वापसी पर वो उसे ना मिले, लेकिन मुझे मंजूर होगा सब फरिश्ते अजलान, उसने कहा और वापसी के रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली। वो उठी और यहाँ वहाँ देखा। जो हुआ था वो याद आने लगा तो आंखों से आंसू सैलाब की तरह बहने लगे। वो बाहर निकली। वो उस वक्त अजलान अजहर को देखना तो दूर, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। बाहर सोफे पर आज़म मौजूद था, कॉफ़ी पी रहा था, जिसकी खुद की आंखें सुर्ख थी। आज़म भाई, वो उसके सामने आई। मुझे वापस जाना है। क्या अजलान जानता है? वो अजीब से अंदाज में बोलता उससे पूछने लगा। नहीं, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस शख्स से। मैं उससे, इस घर से, इस मुल्क से वापस जाना चाहती हूँ। बस अभी टिकट्स बुक करवाएं। वो कहती अंदर चली गई तो उसने गहरा सांस भरा। शायद कुदरत उसको एक और मौका दे रही थी इस तरह। अभी नाराज़ हो? नहीं होना चाहिए, वो सादगी से पूछ रही थी। हो जाओ, मैं मना लूँगा। शायान ने झुकते उसके नाक के साथ अपना नाक रगड़ा था। क्या नाश्ता करोगी? भूख नहीं है मुझे, वो बोलती फिर से उसे देखने लगी। मुझे वापस जाना है। क्यों? बस मैं वापस जाना चाहती हूँ। वापसी पर मैं आपके यहाँ कोई भी आपके लिए किसी किस्म की जॉब नहीं करना चाहती। तुम्हें जॉब की ज़रूरत भी नहीं है। बीवी हो तुम मेरी। नहीं, मुझे आप पर यकीन नहीं। आप फिर से कभी यूं ही मुझे छोड़ देंगे, और पता है तब कौनैन खावर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम अभी से जुदा। शायान ने उसके अल्फाज वहीं रोक दिए थे।
फिर पीछे होते उसे देखा जो नम निगाहों से उसे देख रही थी। मैंने बहुत नरमी से काम किया है अभी, लेकिन ये बात दोबारा नहीं करना। कौनैन ने उसे देखा और फिर उसके सीने पर सर रख गई। चलो नाश्ता करें। मैं नहीं बना पाऊंगी। मैंने तुम्हें बोला भी नहीं है। मंगवा लेता हूँ, उठो फ्रेश हो जाओ तुम। शायान ने कहते उसे नरमी से उठाकर बिठाया और खुद फ्रेश होने चला गया। कौनैन ने अपने कपड़ों को देखा तो चेहरे का रंग बदला। ये कपड़े उसने कल तो नहीं पहने थे। वो बाहर निकला तो वो वहीं बैठी अपने पाँव को घूर रही थी। फ्रेश हो जाओ कौनैन, मेरे कपड़े आपने। वो बोलकर उसके पास आया और उसे उठाते अपने साथ वॉशरूम लेकर गया और उसके चेहरे पर हल्के हाथों से ठंडे पानी से उसके चेहरे को हल्के हाथों से ठंडे पानी से धोया, फिर टिश्यू से साफ किया। वो ये काम निहायत ध्यान से कर रहा था। आप ये सब क्यों कर रहे हैं शायान? मुझे अपनी आदत मत लगाएं। मुझे आप कभी मयस्सर नहीं रहे तो? शायान उस्मानी, कौनैन शायान, तुम्हें ताहयात मुयस्सर रहेगा। वादा है मेरा और मैं वादे नहीं तोड़ता। कौनैन ने थक कर अपना वजन उस पर छोड़ दिया तो वो लड़खड़ाया, फिर संभल कर कदम मजबूती से फर्श पर टिकाए। मुझे अभी कहीं नहीं जाना, अभी नाश्ता भी नहीं करना, तो यहीं खड़े रहना है क्या? उसने तेजी से हाँ में सर हिलाया। शायान ने उसे बाहर लाकर सोफे पर बैठते उसके साथ खुद को लगाकर बिठाया तो कौनैन उसके साथ लगकर बैठ गई खामोशी से। वो उस वक्त उस शख्स को चाहती थी। मुझसे नाराज़ हो? कई लम्हे बाद वो बोला था। आपको फ़र्क पड़ेगा अगर मैं नाराज़ हो गई हूँ तो? बिल्कुल। शायान ने उसके बालों को चूमते हुए कहा, फिर उसके हाथ थामे और फिर कंधे पर झुककर लब रखे। आज के बाद ये शख्स अगर तुम्हारी हिफाजत में चूक गया तो जो सज़ा तुम देना चाहो दे देना मुझे। वो बोला तो कौनैन ने आंखें बंद की। हल्की सी मुस्कुराहट छुप गई थी। नाश्ता करें? नहीं, थोड़ी देर पहले तुम्हें नहीं करना था, अब मुझे नहीं करना। खामोशी से बैठी रहो। क्या आप मेरे बाल बना देंगे शायान? वो तेज़ी से सर उठाते बोली। शायान ने हैरत से उसे देखा और फिर उसके बिखरे बालों को। लेकिन मुझे तो नहीं आते बनाने, सीख लें मेरे लिए, वो कहती उठी और ब्रश लेकर उसके पास आई। शायान उस्मानी ने यह सब पहले कहाँ किया था, लेकिन वो उसके लिए सब करने को तैयार था। बैठो। वो सोफे से नीचे मैट पर बैठ गई तो शायान धीरे से उसके बालों में ब्रश करने लगा जो आपस में बहुत उलझ रहे थे। ये तो बहुत उलझे हुए हैं यार, तो सुलझाएं ना, कौनैन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसी मुस्कुराहट के बदले वो उसके बालों को सुलझाने लगा। वो उसके बाल कभी बहुत धीरे से सीधे करता कि उसे महसूस होता कि वो ब्रश फेर ही नहीं रहा, और कभी इतनी ज़ोर से कि उसकी आह निकलते निकलते रह जाती। शायान, आपको बहुत सीखने की ज़रूरत है, वो कहती उसे मुड़कर देखने लगी। शायान ने उसे घूर कर देखा क्योंकि उसका सारा ध्यान उसके बालों पर था। फिर उन्हें इकट्ठा किया और ढीली सी पोनी में कैद किया। अब वो काफ़ी मुतमईन था। खबरदार, अगर इतने बाल उलझाए तुमने दोबारा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, वो मसनूई गुस्से से बोला तो कौनैन ने उसे देखा और फिर उसके हाथों को देखा। शायान थम सा गया और फिर वो झुकी और अपने लब उसके हाथों पर बारी बारी रखे। अगर वो इस रिश्ते को निभाना चाहता था तो उसकी तरफ से भी एफर्ट्स बनती थी। थैंक यू। शायान ने उसके चेहरे को थामते उसके माथे पर लब रखे तो वो गुलनार हुई। चलो। वो दोनों बाहर निकल गए जहां वो पहले ही नाश्ता ऑर्डर कर चुका था जब वो ब्रश लेने गई थी। नाश्ता करते उसने आखिरी निवाला उसे खिलाया तो वो मुस्कुरा दी। आज मेरी सच में मीटिंग है, वो संजीदगी से उसे बताने लगा। नहीं प्लीज़ कौनैन, बस थोड़ी सी देर यार, जल्दी आ जाऊंगा मैं, वो बोला तो वो खामोश हो गई और सोफे पर बैठकर टीवी चला लिया। शायान ने उसकी नाराज़गी को बात पर टालकर अपनी फाइल सेट की और तैयार होता उसका कंफर्टर लेता बाहर आया। उस पर कंफर्टर ओढ़ाया। जिसने उसे देखा तक ना था। गेट से बाहर आते ही उसने गेट बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ, सब सेव है यहाँ, कुछ नहीं होगा। था तो वो आदमी भी भरोसेमंद। वो उसे लाजवाब कर गई तो वो होंठ भींच गया। ख्याल रखना। उसके सर पर हाथ रखते उसके बालों को हल्का सा सहलाया और बैरूनी दरवाजे तक गया। फिर मुड़कर उसे देखा जिसने उसे नहीं देखा था अब तक। वो वापस आया और टीवी की तार निकाली और उस तक आया। जब मैं जाऊं तो मुझे आइंदा दरवाजे तक छोड़ने आना और मेरे आने पर भी मेरी तरफ मुतवज्जो रहना। सीख जाओ कुछ तुम। कौनैन ने उसे देखा जो उसकी तवज्जो चाहता था। खाने में क्या खाएंगे? कुछ नहीं खाऊंगा, मैं आऊँगा तो इकट्ठे बनाएंगे, वो बोला और दरवाजे तक गया और फिर उसे देखा जो पीछे ही आई थी उसके। शायान ने उसके माथे पर लब रखने चाहे जब वो पीछे हुई। शायान ने उसे घूरा और बाहर निकल गया तो वो भी गहरा सांस भरती वहीं लेट गई और फिर टीवी देखते दोबारा सो गई कि उसके वापस आने का भी पता न चला। शायान फ्रेश होकर वापस आया तो वो अब तक सो रही थी। उसे सोता देख शायान को वो अच्छी नहीं लगी।
इसलिए रिमोट उठाया और टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी और रिमोट उसके पास रखकर किचन की तरफ चला गया। उसे कहाँ आता था खाना बनाना, या वो कहाँ कभी किचन में गया था। इतनी तेज़ आवाज़ पर कोनैन ने आंखें खोली और यहाँ वहाँ देखा। टीवी को फौरन बंद किया और किचन में देखा जहाँ की लाइट ऑन थी। वो तेज़ी से उठकर बैठ गई जहाँ शायान फ्रीज़र से न जाने क्या ढूंढ रहा था। आप कब आए? वो उसे देखते बोली और दुपट्टे को अच्छे से फैलाया खुद पर। जब तुम सो रही थी। चलो मुझे भूख लगी है, खाना बनाए, मैं बना लेती हूँ। नहीं, इकट्ठे बनाएंगे, मुझे भी सिखाओ। शायान उस्मानी उसे ज़हनी इज़्तिराब से बाहर निकालना चाहता था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके मुताबिक खुद को डाल रहा था और ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। उसने चिकन निकाला और उसे धोने के लिए दिया और खुद फ्रेश होकर वापस आई तो अंदर एक अलग जंग चल रही थी। शायान चिकन को धोता खुद भी तकरीबन गीला था और सारा फर्श भी गीला था नीचे। कोनैन ने बाल बांधे और मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर आगे बढ़ी। ये काम आप बढ़ा रहे हैं शायान, देखो हो गया। उसने जैसे तैसे चिकन धो लिया। कोनैन ने उसके हाथ से चिकन लिया और दोबारा उसे अच्छे से धोया। जब उसका दुपट्टा बार बार कंधे से नीचे आ रहा था, शायान जो उसे गौर से देख रहा था उसके दुपट्टे को उतारा और वहाँ कुर्सी पर रखा। तो कोनैन ने गुलाबी होते सर झुकाया, लेकिन खुद पर उसकी मुसलसल जमी निगाहों की तपिश महसूस की तो प्याज निकालते उसके आगे रखा ताकि उसका ध्यान बटा सके। इसको छील कर काटें, वो उसे मसरूफ रखने की खातिर बोली। शायान काम पर लग गया तो मसाला बनाने की नीयत से कोनैन ने चूल्हा जलाया और बर्तन रखते वहाँ मसरूफ हो गई। शायान उसके पास आया और अपनी आंखों से निकलते पानी से उसे देखा। मुंह बिसोरा तो कोनैन का कहकहा उबला। उफ शायान, आप रो रहे हैं, हंसो नहीं। शायान ने उसे घूरते कहा, लेकिन वो मुसलसल हंस रही थी। शायान काम पर लग गया तो मसाला बनाने की नीयत से कोनैन ने चूल्हा जलाया और बर्तन रखते वहाँ मसरूफ हो गई। शायान उसके पास आया और अपनी आंखों से निकलते पानी से उसे देखा और मुंह बिसोरा तो कोनैन का कहकहा उबला। और शायान, आप रो रही हैं, हंसो नहीं। शायान ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन वो मुसलसल हंस रही थी। शायान ने आगे बढ़ते उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा तो वो थमी। फिर शायान ने अपनी आंखों को उसके कंधे से रगड़कर साफ किया। अब देखो, मैं तुम्हारे कपड़े भी साथ ही गंदे करूँगा। वो पीछे हटता बोला, जिसका चेहरा गुलाबी था। वो उसकी कुर्बत में गुलाबी तो हो जाती थी, ये बात वो जान गया था। नहीं, मेरे कपड़े गंदे तो नहीं हुए, वो बोली और फिर काम में मसरूफ हो गई। शायान बोलो। वो वहीं बैठा उसे देख रहा था। एक और काम कर देंगे क्या? आटा गूंद ले, उसने बिना मुड़े शरारत से कहा, लेकिन उससे निगाहें नहीं मिलाई। बाहर से ले आएंगे रोटी? नहीं, घर की खानी है मुझे, वो फिर से बोली और हंसी दबाने की खातिर होंठ काटा। मुझे नहीं आता भाई, प्लीज़। अच्छा लाओ। शायान उसकी खातिर उठ खड़ा हुआ। ये वो शायान उस्मानी नहीं था जिसे डेरे के लोग या उसके घर के लोग जानते थे। यह अलग ही शायान उस्मानी बन गया था, जो शायद सिर्फ कोनैन खावर के लिए ही ऐसा था। कोनैन ने उसे आटा और पानी अलहदा बर्तनों में दिया और उसे बिल्कुल भी ना बताया कि कितना पानी डालना है, और वही हुआ जो उसने सोचा था। शायान ने उस सारे आटे में बाल्टी भर के पानी एक ही बार डाल दिया और अब उसमें उंगलियां चला रहा था। यार, ये चिपक क्यों नहीं रहा साथ? कोनैन हंसती उसे देखने लगी और फिर जब वो घूरता तो खामोश हो जाती और फिर दोबारा हंसने लगती। शायान ने आगे बढ़ते अपने गंदे हाथ उसके आगे किए जो आटे से भरे हुए थे। नहीं शायान, अब वो आगे थी और शायान पीछे, और उस घर में उनके कह कहे थे। ये उनकी ज़िंदगियों के बेहतरीन लम्हात थे जो उन्हें हमेशा याद रहने वाले थे। शायान ने उसे पकड़ते उसके गालों पर अपने हाथ रखे और अपने हाथों पर लगा सारा आटा उसके गालों पर लगा दिया। तो अब वो उसे ही घूर रही थी। ये बहुत बुरी बात है शायान, वो गुस्से से बोली। तो शायान ने संजीदगी से उसे देखा। कोनैन ने उसे देखा जो अब संजीदगी से उसी को तक रहा था। फिर एड़ियाँ ऊंची की और अपने गाल को उसके गाल पर रखा और रब किया तो वो होश में आया। कोनैन, लेकिन तब तक वो उसके दोनों गाल गंदे करती अब फिर हंस रही थी। शायान ने उसकी हंसी के दायमी रहने की दुआ की, लेकिन नहीं जानता था कि ये हंसी वो खुद ही छीनने वाला है उसके चेहरे से मुस्तकबिल में। वो अंदर आई और अपना सामान समेटा जो उसने अभी ज़्यादा खोला भी नहीं था, और यहाँ से जल्द अज जल्द वो वापस जाना चाहती थी। वो अज़लान अज़हर को देखना तक नहीं चाहती थी, इसीलिए सामान उठाती और कोट पहनती बाहर निकली। हो गई टिकट्स? उसने आज़म से पूछा, जिसने हाँ में सर हिलाया था। चलें, अभी काफ़ी वक्त है फरिश्ते। वो उसे जांचना चाह रहा था कि वो क्या चाहती है। हम एयरपोर्ट पर ही रुक कर इंतज़ार कर लेंगे, वो कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। दस्ताने पहन, मेरी फिक्र मत करें, बल्कि आपने अगर मज़ीद यहाँ रहना है तो रह सकते हैं, मैं अकेली चली जाऊँगी। फरिश्ते, मैं यहाँ आया ही तुम्हारे कहने पर था, तो रुकूंगा क्यों? चलो मैं अपना सामान ले आऊँ, फिर निकलते हैं। कैब बुक करवाओ उतनी देर। वो अपना फ़ोन उसे थमाता चला गया। फरिश्ते ने कैब बुक करवाई।
अब फ़ोन मुसलसल बज उठा था, लेकिन वो नंबर सेव नहीं था। उसे लगा कैब वाला होगा, इसलिए उठा लिया। आज़म, वो कोई निस्वानी आवाज़ थी जिसमें बेहद तड़प शामिल थी। कैसे हैं? शुक्र है मेरा फ़ोन तो उठाया, मैं कल से मिला रही हूँ। शुक्र है मेरा फ़ोन तो उठाया, मैं कल से मिला रही हूँ। आप मेरी मोहब्बत पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने हमेशा आपको सोचा है, प्लीज़ कॉल मत काटिएगा मेरी बात। फरिश्ते ने कॉल काट दी क्योंकि आज़म अपना सामान ले आया था। फरिश्ते ने उसे देखा। उस लड़की की तड़प बता रही थी कि वो आज़म अज़हर से कितनी मोहब्बत करती थी, लेकिन वो शख्स अपने भाई के जैसा ही नाशुक्रा था शायद। वो तल्खी से सर झुका गई। चलें, आज़म ने कहा तो वो बाहर निकल गई। फिर एयरपोर्ट पर उसने न जाने कितने घंटे अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार किया। वो बेचैन थी। दिल में डर था कि कहीं वो शख्स उसे ढूंढता पहुंच ना जाए वहाँ। पता करें फ़्लाइट का, उसने बेचैनी से आज़म से कहा तो उसने फरिश्ते को देखा जो तब से 1 मिनट ना बैठी थी। बस 15 मिनट और, आज़म ने कहा तो उसने गहरा सांस भरा। उसे याद आया वो कैसे खुश थी यहाँ आने के लिए और अब वो कैसे बेचैनी से उसी शख्स से दूर जाना चाहती थी। अजलान ने घर में कदम रखा तो खामोशी थी। उसका दिल लर्जा। उसने अपना कमरा चेक किया और आज़म का, दोनों का सामान नहीं था, यानी वो जा चुके थे। उसे आज़म अज़हर पर गुस्सा आया जिसने उसे बताया तक न था। फिर भागकर गाड़ी में बैठते उसने गाड़ी एयरपोर्ट के रास्ते पर डाली थी। यकीनन वो सबसे पहले यहीं इस मुल्क से जाना चाहेगी। वो तेज़ी से ड्राइव करता वहां पहुंचा जहां किसी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। वो उसको ऐसे कैसे जाने दे सकता था? एक बार, आखिरी बार माफ़ी, नहीं तो पछतावों के अलावा उसके पास क्या रह जाता। हनी, उसने फरिश्ते की पुश को देखा तो वहीं रुककर उसे आवाज़ दी जो जा रही थी। फरिश्ते का दिल लर्जा। वो मुड़कर देखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर मुड़कर उस शख्स को देखा। आज़म ने भी अपने भाई को देखा जो बिखरी हालत में था। अजलान अज़हर को ऐसे किसी ने कैसे, कहाँ, कब देखा था पहले? वो तो अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल रखने वाला इंसान था और आज बिखरे बाल, शर्ट के बटन आधे खुले, बिखरे बाल और आंखों के नीचे हल्के लिए खड़ा था। जा रही हो? मुझे मौका तो देती, वो वहीं से चिल्लाया था, जबकि फरिश्ते ने हलक में आंसू को अटकते महसूस किया। फिर से आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। फरिश्ते, अजलान, ऐसे नहीं जा सकती तुम, वो फिर से चिल्लाया। लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे। चलो फरिश्ते। आज़म ने उसका हाथ थामा और एक कदम आगे बढ़ाया और अजलान अज़हर की आवाज़ आना बंद हो गई। फरिश्ते ने अपना हाथ झटके से आज़म के हाथ से निकाला। आइंदा हाथ मत लगाइएगा, और ये मेरी आखिरी बार है जब मैं आपको बता रही हूँ ये बात। वो आज़म से बोलती लाशऊरी तौर पर पीछे मुड़ी। अजलान वहीं खड़ा उसे देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो फरिश्ते ने एक कदम आगे बढ़ाया और अजलान अज़हर ने खुश्क सा कहका लगाया अपनी ही हालत पर, यानी हिज्र शर्त था, और फिर मुड़ गया वापस। उसे देखे बिना प्लेन में जाते तक वो मुड़कर उसे देखती रही थी। शायद हमारी किस्मतों में कभी मिलना लिखा ही नहीं था।